स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्रेन कनेक्टर पे। तो आज से हम लोग शुरू करने वाला है अपने इस बैच को, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का सारा चैप्टर 1 बाई 1। इस बैच में इंपॉर्टेंट आपको क्या मिलने वाला है, इस बैच में चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाले हैं। ठीक, दूसरी बात, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो आपको पता लग जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन के आने की संभावना ज़्यादा है, ये भी आपको यहाँ पे डिस्कस होगा। तो आपके लिए क्लास 10 पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो बैच हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं, अब इसका कोई नाम तो नहीं हुआ है, पर जल्दी हम लोग एक नाम, अच्छा सा नाम ढूंढ के डालेंगे। अगर आप लोग के पास भी अगर कोई ऐसा नाम है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में रिकमेंड करिएगा। तो इसमें हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक हर चैप्टर का वो देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद उसके एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे, उससे एक्सरसाइज के रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या ज़रूरी है, क्या डिलीट है आपके पोर्शन से, उस पर भी हम लोग बातें करेंगे। पर उससे पहले हम लोग शुरू करते हैं अपने इस बैच को, अपने इस क्लास को। और आज हम लोग का फर्स्ट डे है, तो इसमें फर्स्ट डे में हम लोग फर्स्ट चैप्टर को टारगेट करने वाले हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। और ये क्लास 10 का चैप्टर है जिससे 6 मार्क्स के क्वेश्चन एस्टिमेटेड है कि 6 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से। और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसमें आप अगर अच्छे से बस थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं तो 6 नंबर आपका कहीं भी गया नहीं हुआ है। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि रियल नंबर होता क्या है। ठीक है, जो भी नंबर आज तक हम लोग यूज करते आए हैं, आइदर इट इज डेसिमल या फिर फ्रैक्शन या फिर कोई भी नंबर हो जिसको हम लोग अभी तक अप टू क्लास 10 तक यूज करते आए हैं, ये सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर के अंदर अगर हम लोग बात करें तो 2 नंबर आ जाते हैं, जिसमें एक होता है रेशनल और एक क्या होता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, रियल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आ गए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आ गए। और रेशनल नंबर के बारे में आपने क्लास 7 में भी पढ़ा होगा, क्लास 8 में भी पढ़ा होगा। और इरेशनल के बारे में आज आप मतलब इसी लेक्चर में आप लोग आगे देखने को मिलेंगे, हो सकता है आज ही देखें या फिर कल, कि इरेशनल नंबर क्या होता है और इसकी पूरी वगैरह हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग समझते हैं क्या होता है रेशनल नंबर। तो एक बार मैं आपको रिकैप कराता हूँ, रिकॉल कराता हूँ कि रेशनल नंबर होता क्या है। आई होप आप सबको पता होगा, पर फिर भी मैं आपको एक बार रिकॉल कराता हूँ। तो रेशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर विच वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। किसी भी नंबर को जो हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होता है, एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो ये होता है हमारा रेशनल नंबर का डिफिनीशन तो हो गया। अब यहाँ पे रेशनल नंबर में जो इसका जो मेन पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए और P और Q क्या होंगे, इंटीजर होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि Q 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q अगर 0 हो जाएगा तो किसी भी नंबर को, सपोज अगर किसी भी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो उस नंबर का जो आंसर आता है वो क्या होता है, अनडिफाइंड आता है, जिसको हम लोग इनफाइनाइट भी कभी कभी बोल देते हैं। उसके बाद दूसरी जो लाइन है वो क्या है, P एंड Q आर इंटीजर्स। और क्या है कि P और Q क्या होंगे, वहां पे इंटीजर होंगे। इंटीजर आप सभी लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। इंटीजर क्या होते हैं, ऑल ये से कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो सारे नेगेटिव नंबर जैसे 1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, ये सब, ये इनफाइनाइट तक इधर और ये सो ऑन इनफाइनाइट तक इधर, ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। मतलब ये हुआ कि सारे जो इंटीजर है वो भी क्या है, रेशनल नंबर है। सारे इंटीजर क्या है, रेशनल नंबर है। अब इंटीजर में देखेंगे कि 0 से 1, 2, 3 भी है, 0 के आगे 0 भी है, 1, 2, 3, मतलब सारे इंटीजर के अंदर होल नंबर भी होते हैं। और अगर 1 से हम लोग देखें तो सारे इंटीजर के नंबर, इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर भी होते हैं। मतलब क्या कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, सारे इंटीजर, ये सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। मतलब अगर मैं पूछूं कि 0 क्या रेशनल नंबर है या नहीं है, तो यस इट इज अ रेशनल नंबर बिकॉज 0 इज अ इंटीजर। इफ आई विल आस्क दैट 1 इज integer, 1 is rational number or not, then you will answer that yes it is rational number because
इट इज अ इंटीजर। और सारे इंटीजर चूंकि रेशनल नंबर होते हैं तो ये हो जाएगा। ठीक है, एक और बेसिक क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन उठता है कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या अंतर है। तो फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में ये अंतर है कि सभी जो फ्रैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, पर सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते हैं, क्योंकि सभी रेशनल नंबर के अंदर क्या आ जाता है, इंटीजर भी आ जाता है। अगर आपको लग रहा हो कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ या फिर जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, आपको समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट बता सकते हैं। मैं अगली टाइम से थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि धीरे पढ़ाऊँ, क्योंकि मेरा यही तरीका है पढ़ाने का, तो फ्लो में ज़्यादा बातें निकल जाती हैं। कोई बात नहीं, आइए देखा जाए। तो ये बात समझ में आ गई, मतलब क्या नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर वो है जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में कर सकते हैं, बस वहां पे कंडीशन एक है क्या कि जीरो नहीं हो सकता है। चलिए इतनी बात तो ठीक है। अब इसी में रेशनल नंबर में ई रेशनल नंबर आ जाता है, और रेशनल नंबर के अंदर ही जब नेचुरल नंबर के आगे बात करेंगे तो इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, टिन प्राइम नंबर, ये सारी बातें मैं बता के रखा हूँ। इस वीडियो के लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से चेक कर लीजिएगा कि जो बेसिक डिफिनेशन है हर एक, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब परफेक्ट नंबर क्या होता है, वहां से आप अपना क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक को छोड़ना नहीं चाहते हैं और यहाँ पे देखा क्या होगा। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के जो नंबर बनता है उसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। और वही आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले। आई होप कि आपको रेशनल नंबर समझ में आया होगा, इंटीजर समझ में आए होंगे, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, अब अगर इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन, जो सबसे पहली बात जो इसमें जानना होता है वो क्या है कि दो बेसिक डिफिनेशन है इस चैप्टर के। वो क्या है कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो आई होप ये बात भी आप लोग जान रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। और जो लोग नहीं जान रहे हैं वो लोग जान लें, इसको नोट्स में लिख लें और अच्छी तरीके से समझ लें कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर होते क्या है। क्योंकि अगर आप ये नहीं जान पाएंगे तो फिर समझिए बोर्ड्स आपके लिए बहुत ही मुश्किल भरा होने वाला है। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर मैं आपको बताया हूँ और आप पिछले क्लासेस में भी पढ़े होंगे कि द नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसे कोई भी नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि 2 हो गया तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 1 and 2। 3 हो गया, इसके कितने फैक्टर है, 1 and 3। 5 हो गया, इसके कितने फैक्टर है, 1 and 5। ऐसे कोई नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर हो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम नंबर बोलते हैं। और एक और डेफिनेशन आप लोग पढ़े होंगे अपने छोटे क्लासेस में, द नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर 1 and itself इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो वही बात है, यहाँ पे दो फैक्टर होते हैं। फैक्टर क्या होते हैं, जिस नंबर से वो नंबर डिवाइड हो जाए उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। चलिए अब मैं कंपोजिट नंबर के बारे में बताऊं। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसमें दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जिसमें दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे कि हम बात करें 4 का, तो 4 कितने नंबर से डिवाइड होगा, 4 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 4 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर होता क्या है। बस फैक्टर का खेल है, जिसमें दो से ज्यादा फैक्टर होंगे वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर, और इसमें सिर्फ दो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, प्राइम नंबर। और देखिए एक बात आपको समझने की है कि आप लोग अब क्लास 10 में आ चुके हैं, तो यहाँ पे चीजों को याद करने से बढ़िया है कि आप उसको क्या कर ले, समझ लें। क्योंकि यहाँ पे याद करने तो आया नहीं है। अब आपके बोर्ड के एग्जाम में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर तो पूछेगा नहीं, तो इसके कॉन्सेप्चुअल यूज होंगे वहां पे। तो बेटर होगा कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझें कि ये वाकई में क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। हालांकि कई बच्चे देखते हैं कि हमेशा नोट्स बनाने के पीछे भगे रहते हैं, तो क्लासेस में भी आप लोग यही ट्राई करिए कि अपने सर से उन चीजों की कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया जाए। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझा आया होगा कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है। अब आपके चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा है, जो आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है पिछले साल ही, और इस साल भी नहीं आ रहा है। एक बार आप लोग भी रिचेक करेंगे अपने सिलेबस को। आपका जिम्मेदारी है कि आप अपने सिलेबस को प्रिंट आउट निकलवा लें, अपने पास रख लें, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई अपना शुरू करें। तो एक बार आप भी चेक करेंगे। वैसे मेरे हिसाब से इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा डिलीट है। तो उसके बाद जो टॉपिक आता है फर्स्ट टॉपिक, उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये फर्स्ट टॉपिक है आपका इसका रियल नंबर का। तो ये होता क्या है, बेसिकली लिखा हुआ है बहुत लंबा चौड़ा, क्या, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सेप्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर अकर्स। तो ये बड़ा सा नहीं है, फिर भी
है कुछ टिपिकल सा डिफिनेशन, और ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है, पर इसका यूज जरूर आने वाला है। ये थ्योरम क्या कहता है ये जरूर आना है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि कह क्या रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि अगर आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़े होंगे, ठीक है, तो किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, जैसा कुछ यहाँ पे है 24 इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है, 24 क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो इसका हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये क्या हो जाएगा 2, 12, 2, 6, 2, 3 and 3। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, जब इधर के सारे नंबर क्या हो प्राइम होते हैं, इसी को क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये जो लेफ्ट साइड के जो भी नंबर होते हैं ये क्या होते हैं, सारे प्राइम होते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर हम लोग को 24 को लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 3, यही हुआ तरीका लिखने का। अब देखिए इसको हम लोग 24 को एक क्या है कंपोजिट नंबर है, और इसको एक प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिए। क्या कर दिए, प्राइम नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हालांकि ऐसा कोई बहुत रॉकेट थ्योरम नहीं है, पर फिर भी इसका नाम रख दिया गया है थ्योरम, तो मतलब है इसमें बस यही बताया गया है कि हर एक कंपोजिट नंबर को, किसको, हर एक कंपोजिट नंबर को एक यूनिक वे में उसके प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फिर से मेरे साथ एक बार, हर एक कंपोजिट नंबर को उसके मतलब प्राइम नंबर के मल्टीपल के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, उसी तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये चीज यहाँ लिखा हुआ है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, एक्सेप्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर अकर्स। मतलब उसको इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो किस ऑर्डर में लिखे गए हैं। हम यहाँ पे 3 पहले लिख सकते हैं, 2 बाद में लिख सकते हैं, ठीक है, उसके ऑर्डर को नहीं ध्यान देना है। हम ये ध्यान देना है कि हर एक कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर्स के फैक्टर के प्रोडक्ट में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यही क्या कहलाता है अर्थमेटिक थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि ये होता क्या है। बस आपको यहां तक भी अगर आपको समझ में आ गया ना कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कोई भी नंबर ले लीजिए, सपोज यहाँ पर 12 भी ले लीजिए, 12 भी एक कंपोजिट नंबर है, और इसको अगर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 3। तो ये 12 को हम लोग कैसे लिख दिए 2 तो स्क्वायर इंटू 3। तो ये क्या है, देखिए ये भी 2 भी क्या है प्राइम नंबर, 3 भी क्या है प्राइम नंबर, और ये कंपोजिट नंबर को एक प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए हम लोग। तो यही कहता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि किसी भी कंपोजिट नंबर को एक यूनिक वे में लिखा जा सकता है उसके प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में। आई होप ये फर्स्ट टॉपिक आपको समझ में आया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं, तब तक के लिए आप लोग इसको तो आइए बच्चों समझते हैं। इसी थ्योरम पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे ही एक क्वेश्चन है जो हर बार लगभग हर साल ही ये पूछा जाता है क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में। तो और सेम इट इज यही क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, कभी कभी तो डिजिट भी नहीं चेंज होते हैं, वही रिपीटेड हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये क्या क्वेश्चन कह रहा है और कैसे हमको इसको समझना है, पहले वो देखेंगे। इसमें क्या करना है, सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 6n, कोई नंबर है 6 पे n फॉर्म का, वेयर n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। n क्या है, किसका एलिमेंट है, नेचुरल नंबर का है। कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0, मतलब यहाँ पे 6 टू द पावर n पे 6 टू द पावर n कुछ भी हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो, कुछ भी हम डाल दें, इस पे कभी ये एंड नहीं होगा 0 से, मतलब ये कभी भी इसका लास्ट डिजिट जो है वो 0 नहीं होगा, यही हमको दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये प्रॉपर सोल्यूशन दिया हुआ है, इसको अभी हम लोग छोड़ते हैं। तो समझना है इसको कि कैसे कब 0 होता है, किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट पे 0 कब आता है, सबसे मेन मुद्दा बात ये। तो 0 तभी आता है जब किसी भी नंबर का फैक्टर 2 हो, या तो 2 और 5 कंपलसरी हो। आपने क्लास 9 चैप्टर 1 में पढ़ा होगा कि हम लोग बनाते थे कि कैसे 0 आ रहा है, ठीक है, किसी भी नंबर में 0 आ रहा है। तो देखिए हम लोग करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 10 है, तो 10 का अगर हम लोग फैक्टर करते हैं, तो 10 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 5 या 10। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है 2 और 5 आ रहा है ना, 2 और 5 आ रहा है तो एक 0 बन रहा है, मतलब 1 2 5 आएगा तो एक 0 बनेगा, 2 2 2 5 2 5 आएंगे तो कितना बनेगा 2 0 बनेगा। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है।
ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखिए 6 टू द पावर n है, तो पावर का मतलब क्या है, जो इसके फैक्टर है उसी को बार बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अगर हम लोग फैक्टर की बात करें सिर्फ, तो ये 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, यहाँ पे क्या हो गया, n हो गया। ठीक है, सपोज अगर हम लोग n की जगह पे 1 लिखते हैं तो भी क्या होगा, फैक्टर इसका 2 और 3 होगा। ठीक, अगर n की जगह पे 2 रख देंगे, अगर n इक्वल टू 2 रखते हैं तो ये क्या होगा, 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 होगा, यही तो होगा। n का मतलब कुछ और तो होगा नहीं, पावर जितना जो फैक्टर है वही 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर n की जगह पे 3 भी लिखते हैं तब भी वो क्या हो जाएगा, 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वही नंबर बार बार रिपीट होंगे। पर क्या उससे 5 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा। ठीक है, तो 5 तभी 0 तभी आएगा जब किसी नंबर में 2 और 5 दोनों फैक्टर के रूप में हो। तो जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 में 2 और 3 ही फैक्टर के रूप में है और उसमें पावर कितना भी लगा दें 2 और 3 ही रहेंगे फैक्टर, तो यहाँ पे हम लोग उसको दिखाए हुए हैं कि इफ x6 to the power n ends with 0 then it must have a 5 as a factor। क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 है और उसके साथ में क्या है, 3 है, पर 5 नहीं है, तो 2 के साथ में क्या होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए। ठीक है, पर 5 तो फैक्टर में आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इट मस्ट हैव 5 एज अ फैक्टर, बट इन 6 to the power n देयर इज ओनली 2 and 3, 2 और 3 है, और यहाँ पे कितना भी n लगा दे, n अगर पावर अगर नेचुरल नंबर लगा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 रहेगा, यहाँ पे भी 10 रहेगा, तभी तो 2 ही और 3 रहेगा, 5 तो किसी भी कीमत पे आने वाला नहीं है। सो दैट 2 and 3 आर द ओनली प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, 2 और 3 क्या है, ओनली प्राइम फैक्टर है। और ये हम लोग किससे जानते हैं, ये फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक भी बताता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का एक यूनिक क्या होता है, प्राइम फैक्टर्स होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, एक यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर होते हैं। मतलब उसको यूनिक मतलब क्या होता है, जो एक हो, कई सारे नहीं जिसके फैक्टर होते हैं, बस उसके सीक्वेंस में अलग आगे पीछे हो सकता है पर वो बदल नहीं सकते हैं। तो ये अगर बदल नहीं सकता है तो यहाँ पे 5 किसी की पे आ नहीं सकता है, वही यहाँ पे लिखा गया। आल्सो वी नो दैट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स सेज दैट एवरी कंपोजिट नंबर हैज अ यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ओके, तो यहाँ से सो 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 to the power n एंड हेंस 6n कैन नेवर बी इन विद 0। तो यहाँ से ये हम लोग शो कर दिए कि जो 6 to the power n है वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, क्योंकि उसके फैक्टर में 5 नहीं है। और किसी भी नंबर को अगर 0 से अगर लास्ट में 0 आना होता है तो उसमें 5 जरूर फैक्टर के रूप में होता है। तो ये प्रॉपर तरीका है, आप लोग इसको लिख सकते हैं। ऊपर में ये भी लाइन लिख पे, ये पावर n है, 2 इंटू 3 पे पावर n है, फिर n इक्वल टू 2 रख देंगे, n इक्वल टू 3 रख देंगे, फिर उसके बाद यहाँ से दिखा देंगे कि अगर 6 पे n भी रख दें तब भी हमारा फैक्टर क्या नहीं होने वाला है, चेंज नहीं होने वाला है। और जब चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा तो ये 0 से एंड नहीं होगा, और हम इसको सिंपली ऐसे दिखा सकते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन और भी आता है, यहाँ पे 4 टू द पावर n कर देगा या फिर कुछ भी पावर n कर देगा, तो आपको बस इतना ही देखना रहेगा क्या ये इसमें 2 और 5 दोनों फैक्टर आ रहे हैं, और अगर आ रहे होंगे तो बता देंगे कि हाँ ये 0 से एंड होगा, और नहीं आ रहे होंगे तो बता देंगे कि नहीं होगा, क्योंकि भाई 5 नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे की टॉपिक में है हम लोग का एलसीएम और एचसीएफ। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ जो है आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, और मैं आशा करता हूं कि सभी को आपको एलसीएम और एचसीएफ आता होगा। ठीक है, एलसीएम मींस क्या होता है एंड एचसीएफ मींस क्या होता है। तो एलसीएम मींस होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम मींस क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ मींस क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये दोनों इनका फुल फॉर्म होता है। तो एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना सभी लोग जानते हैं। अभी हम लोग सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। किसी भी कोई नंबर कितना भी नंबर दिया हो तो उसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, तो ये हम लोग निकालना सीखेंगे इसमें। तो सपोज यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ है, चलिए हम लोग नंबर बुक से ही ले लेते हैं, 108, 120 और 252। 108 and 120, 252।
सपोज ये 3 नंबर है, तो इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो ध्यान से देखेंगे और आराम से समझ में आ जाएगा, इससे एक क्वेश्चन जरूर ही आता है। ठीक है, तो एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकाल देंगे, पहले इनको हम कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2, ये 54, ये 20, सॉरी 7। अब ये देखिए ये 3 से जाएगा, तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 6 0 2 3 0। अब यहाँ 2 है तो ये क्या हो जाएगा 15, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। ठीक है, वैसे 252 को कर लेते हैं, तो 2 से जाएगा 1 2 6 63। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 63, तो ये 3 से ही जाएगा, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21 और 7 जा 3। अब देखिए इसको करते कैसे हम लोग इनके नंबर्स को हम लोग लिख लेंगे पहले। तो सपोज यहाँ पे 120, तो वहाँ पे 1 2, तो 2 स्क्वायर, सॉरी, और 3 कितने बार है 1 2 3, 3 पे क्यूब। ये हम लोग लिख लें इसको किसके फॉर्म में, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। ठीक है, 120, सॉरी ये 108 का है। अब 120 का देखिए, 120 में देखिए क्या है, 2 है, 2 2 2, 3 टाइम्स 2 to power 3 3 into 5, 3 into 5, 252। इसमें 2 कितनी बार है 1 2, 2 का स्क्वायर इंटू 3 कितनी बार है 2 बार में, और 7 का 7। अब देखिए एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, आपको यहीं पे क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। देखिए हम एचसीएफ में क्या देखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो तीनों में जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसको हम लोग लेंगे। क्या करेंगे, तीनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। देखिए अब तीनों में फैक्टर होना चाहिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 है, 3 है, तीनों में 3 है। ठीक है, 2 भी तीनों में है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, जो 3 का जो सबसे बड़ा पावर तीनों में होगा और जो 2 का सबसे बड़ा पावर तीनों में होगा, वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो देखिए अब देखिए 5 और 7 तो तीनों में है नहीं, तो 5 7 नहीं होगा हमारा। ठीक है, हमको क्या देखना होता है कि इन तीनों में कौन कॉमन है, उस कॉमन को हमको देखना होता है। तो देखिए अगर हम यहाँ से 3 पे क्यूब है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर और यहाँ क्या सिर्फ 3 है, तो तीनों में ये होना चाहिए। तो 3 तीनों में है, पर इसका सब यहाँ पे 3 पे देखिए कोई पावर नहीं है, तो इसका एक क्या हो जाएगा एचसीएफ में 3 हो जाएगा। और 2 में देखिए 2 पे स्क्वायर, 2 पे क्यूब और यहाँ पे क्या 2 पे स्क्वायर है, तो 2 पे स्क्वायर तीनों में है ना, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा मतलब 4। एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका 12 हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा 12। और वही पे जब हम एलसीएम की बात करेंगे, तो एलसीएम में जो सबसे बड़ा पावर सारे में है वही हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है सबसे बड़ा पावर। अब देखिए 2 में सबसे बड़ा पावर किसका है, 2 की पावर क्यूब का, तो 2 के पावर क्यूब यहाँ पे लेंगे इनटू 3 में सबसे बड़ा पावर किसका है 3 to the power 3। एंड अब देखिए 5 7 नहीं है ना, तो 5 और 7 को भी यहाँ पे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 7। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से मैं समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले हम इसे क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन सभी लोग कर लेंगे, इजी है। फिर इनको हम लोग लिख लेंगे, 108 का क्या हुआ 2 स्क्वायर 3 क्यूब, 120 का लिख लिए और 252 का लिख लिए। ठीक है, अब देखिए हम क्या बताएं आपको कि एचसीएफ जो तीनों में कॉमन हो वही लेते हैं, जो तीनों में सबसे बड़ा कॉमन हो वही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस पूरे 3 में यहाँ पे 3 पे स्क्वायर है, यहाँ पे 3 क्यू है और 3 है। कॉमन क्या होता है, जो तीनों में हो, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, सिर्फ 3 है, ना 3 स्क्वायर ना 3 क्यू है। 3 स्क्वायर इसमें मिल जाएगा पर यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ सिर्फ 3 को निकालेंगे, तो 3 को निकालेंगे। और यहाँ देखिए स्क्वायर 2 पे स्क्वायर यहाँ मिल जाएगा, 2 पे स्क्वायर यहाँ पे भी, तो 2 पे स्क्वायर पे लिखिए। और ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। वहीं पे जब हम एलसीएफ की बात करेंगे तो जो सबसे बड़ा पावर हर एक डिजिट का होगा वही हम लोग ले लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हर एक डिजिट का हम 2 का सबसे बड़ा पावर देखेंगे तो क्या है 2 क्यूब है, तो 2 क्यूब लिख दिए। 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है 3 पे 3 है, तो 3 पे 3 लिख दिए। और 5 7 पे कुछ नहीं है लेकिन है अलग, तो लिख लिए।
अब देखिए 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 27, 5 से 35, मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करने पे आंसर आपका कर ही लेते हैं, ये होमवर्क रहेगा आपका, कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मैं आलसी हूँ। तो आई होप ये आपको एलसीएम और एचसीएफ समझ में आया कि कैसे करेंगे, कैसे एलसीएम निकालेंगे, कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कैसे उनको लिखेंगे यूनिक फॉर्म में, जो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उस फॉर्म में, और उसके बाद कैसे वहाँ से एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया। चलिए इसी में हम लोग एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, यहाँ पे तो ये कंप्लीट हो गया है, और एक इसमें और थियरम है, या कह सकते हैं एक पॉइंट है, जो इस एक्सरसाइज में हम लोग अगर कर लेंगे तो हम लोग का ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगा, और फर्स्ट एक्सरसाइज के आप लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। तो क्या है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला ही कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर is equal to LCM of numbers and into HCF of number. LCM of number into HCF of numbers. आई बात समझ में? मतलब अगर दो नंबर हैं, कोई दो नंबर है, सपोज करिए कि 24 एंड 36, ये कोई दो नंबर है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ना, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब 24 इंटू 36 का जो प्रोडक्ट होगा, वो इन दोनों के एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होगा, और इसको हम लोग प्रूव करके देख भी लेते हैं। तो ये आपका एक फार्मूला है, इस पे भी एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम ऑफ नंबर इनटू एचसीएफ ऑफ नंबर। तो आइए हम लोग इसको करके देख लेते हैं। तो अगर 24 को हम लोग देखे थे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 2 1 2 8 जा 16, 2 9 जा 80, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 24 की बात करें, तो 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 3, और 36 की अगर हम लोग बात करें, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2, ठीक है, ओके। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, मैं बताया था कि एलसीएम जो सबसे बड़ा पावर होता है दोनों में, वही उसका क्या होता है, एलसीएम होता है। तो 2 में देखिए सबसे बड़ा पावर क्या है, एलसीएम सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 टू द पावर 3, एंड इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ये 8 इंटू 9, 8 9 या 72, इसका एलसीएम हो गया। एचसीएफ की बात अगर हम लोग करें, एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो सबसे इसमें कॉमन रहेगा, तो देखिए ये 2 स्क्वायर भी इसमें भी है और इसमें भी है, पर 2 क्यूब इसमें नहीं है, तो हम लोग 2 स्क्वायर का ले लेंगे यहाँ से, 2 स्क्वायर इंटू, अब देखिए यहाँ पे 3 3 दोनों में है, तो 3 ले लेंगे, ये क्या होगा 4 इंटू 3, ये क्या हो गया 12, ठीक है। अब देखिए एलसीएम में मिल गया मुझे और एचसीएफ मिल गया, ठीक है। अभी नंबर का मल्टीप्लाई क्या होगा, 36 इंटू 24 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 4 3 जा 12, 13 14, और 6 2 जा 12, कैरी 1, 3 1 7,
4 6 8 864। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या हो गया 864। और एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम कितना आया था 72 और एचसीएफ कितना था 12। तो 72 इंटू 12, 4 2 to the 4, 2 7 जा 14, 1 to the 2, 1 7 जा 7, तो 4 6 8। तो ये भी देख रहे हैं कि 864 आ रहा है। क्या आ रहा है 864 आ रहा है। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू क्या हो गया एलसीएम ऑफ द नंबर इनटू एचसीएफ ऑफ द नंबर, ये दोनों बराबर आ गए। तो ये एक जो फॉर्मूला है इससे बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, सीबीएसई हर बार क्वेश्चन पूछती है। मतलब अभी तक मैं 3 पॉइंट बताया इस चैप्टर से और 1 पॉइंट और बचा है। 4 पॉइंट से हर साल क्वेश्चन आता है और हर बार आता है, ये निश्चित है। और इसी में से 6 नंबर आपको मिल जाने हैं। ठीक है, पहला क्या बताया था मैं आपको, फंडामेंटल थ्योरम से क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से आएगा, एक क्वेश्चन इससे आ सकता है और एक जो है प्रूविंग इरेशनल नंबर से आएगा, जो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और उसको भी अच्छे से समझेंगे। तो आई होप कि आज का ये बातें समझ में आई है। इस पे बेस्ड जो भी एक्सरसाइज है वो आप करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन हो, किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, अगर आपको नहीं आ रहा, अगर आपको दिक्कत है तो जरूर आप कमेंट में बताएंगे कि सर इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको एक्सप्लेन करने का और अच्छे से समझाने का। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग फिर कल लेके आएंगे और आशा करता हूं कि आप सभी लोग समझे हैं और समझ के इसका एक्सरसाइज करेंगे और मुझे बताएंगे कि सर ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा है आप लोगों के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।